बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बीबीसी ने कुछ ऐसा लिखा है जो बहुत है, काफ़ी है, ये शीशा दिखाने के लिए कि वाकई में यहूदियों या इसराइलियों के लिए आलमी सतह पे किस किस्म की गुंजाइश मौजूद है, चाहे बैनुल-अक़वामी मीडिया हो या अमेरिका जैसी तगड़ी रियासत के सियासतदान हों, तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है। और ये बीबीसी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, गार्डियन के अंदर भी लिखा गया है। और गार्डियन में उनका एक बड़ा सीनियर सहाफ़ी था, एड पलिंगटन, उसने लिखा था, आप इसको निकाल के पढ़ सकते हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बाकायदा अंडरस्टूड फार्मूला है, सारी दुनिया इसको जानती है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें बुग़्ज़ हो यहूदियों के ख़िलाफ़ या इसराइलियों के ख़िलाफ़। ये एक हकीकत है जिसे सारी दुनिया जानती है। बीबीसी ने लिखा है, इस पे केस करने पहले मैं आपको कुछ तफसीलात आज बताऊंगा इस प्रोग्राम में, और ये बीबीसी ने क्या लिखा ये भी बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि इसराइल के लिए हालात जैसे पहले आसान होते थे अब वैसे नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े एहतजाज अभी तक उनके खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की सोच बदल रही है। इसराइल को जो असला मिलने जा रहा था अमेरिका से, वो मामला खटाई में पड़ गया है। देखिए, मिल तो जाएगा, लेकिन अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वहाँ डिबेट हो रही है और इसराइल के ख़िलाफ़ बात की जा रही है अमेरिका में, और वहाँ उनके सेनेटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका में एक साबिक उम्मीदवार हैं सदारती, जिन्होंने मौका खो दिया था सदारती उम्मीदवार बनने का, और उसकी वजह ये थी कि उस दौर में उन्होंने इसराइल के मुज़ालम के ऊपर बात की थी, और उन्होंने बात की थी फ़लस्तीनियों के हक़ में कि वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं फ़लस्तीनियों के, उनके तबाहशुदा मकानात हैं, तबाहशुदा उनका सेहत का निज़ाम है, उनके स्कूल जो हैं जहाँ बच्चे बेचारे तालीम हासिल करने जाते हैं, स्कूलों के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया इसराइल ने मार मार के। तो फ़लस्तीनियों की आवाज़ इन्होंने उठाई थी, और उसके बाद ये सदारती इलेक्शन या इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन सके थे। इन्होंने अपने दोनों मौके खो दिए थे क्योंकि फिर यहूदी इनको आगे नहीं आने देते। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी में लिखी हुई है। और उस वक्त का जो गार्डियन का एक सहाफ़ी था एड पलिंगटन, उसने कहा था कि सेंटर ने ऐसी तकरीर करके एक ऐसे उसूल को तोड़ दिया था जो गैर तहरीरी तौर पे मौजूद था। यानी एक ऐसा उसूल तोड़ दिया था जो गैर तहरीरी तौर पे मौजूद था, जिसको लिखा हुआ नहीं था कहीं पे, लेकिन ये उसूल था। यानी अमेरिका में जो लोग आला ओहदों के ख्वाहिशमंद होते हैं या जो लोग बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठना चाहते हैं अमेरिका में, ख़ास तौर पे अगर वो सियासतदान हों, तो उनमें फ़लस्तीनियों के दुख के बारे में बात करने की रवायत बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। ये बीबीसी पे लिखा है कि अगर आप फ़लस्तीनियों के दुख की, उनकी तकलीफ़ की बात करते हैं, तो फिर आप अमेरिका में किसी बड़े ओहदे के ऊपर, किसी अहम जगह के ऊपर जाकर नहीं बैठ सकते। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया। और इसी वजह से सेंटर को डेमोक्रेट्स की जानिब से दोनों मौके पर सदारती टिकट नहीं मिला और उसने अपने मौके खो दिए। अब ये सेंटर ने अब क्या किया है, इस वक्त सेंटर ने एक बड़ा काम कर दिया है, और वो ये है कि इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोक दी जाए। ये अमरीकी सेनेट में इसने करारदाद पेश कर दी है। बर्नी सेंटर इसका नाम है और साबिक सदारती उम्मीदवार है। उसने कहा कि 735 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का असलहा जो हम इसराइल को फ़रोख्त करने जा रहे हैं, ये इसकी फ़रोख्त को रोका जाए, और उसके लिए सेनेट में करारदाद मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये करारदाद लेकर आ गया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे वक्त में जब अमेरिका के बनाए गए बम गज़ा में तबाही फैला रहे हैं और बच्चों और औरतों का कत्लेआम कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बहस के बगैर, यानी कांग्रेस में डिस्कशन किए बगैर, आसानी से असलहे की एक और बड़ी खेप इसराइल भेजने की इजाज़त दे दें या उनको फ़रोख्त कर दें, तो ये ऐसा अब होने नहीं देंगे। तो ये इसके ऊपर दीगर भी कुछ लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं, और ये फ़र्क क्यों पड़ा, इसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, इसमें एक तो वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो लोग पहले इलेक्शन लड़ते थे, उनमें ज़्यादा तादाद जो अमेरिका के अपने लोग हैं, जो वाइट अमेरिकन हैं, सफ़ेद फार्म, वो उनकी तादाद ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये तादाद का तनासुब थोड़ा बदल रहा है। आज से 20 साल पहले जो स्याह फार्म थे या हस्पानवी थे, एशियन थे, पैसिफिक कम्युनिटीज़ थी, या जो मकामी रेड इंडियंस वगैरह ये लोग थे,
ये 11% होते थे, और अब जब ये जीत कर आए हैं तो इनकी तादाद हो गई है 23%। और डेमोक्रेट्स के अंदर जिनकी इस वक्त हुकूमत है, दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेट्स के अंदर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो बाइडन भी जब इंतखाब लड़के आए हैं तो जो बाइडन ने जो इलेक्शन लड़ा है वो इस बुनियाद पे लड़ा है कि वो बाएं बाजू की उन्होंने हमायत हासिल की थी। बायां बाजू उन लोगों को कहते हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो किसी को मुकद्दस गाय नहीं समझते, जो जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ बात करते हैं। ये इस किस्म के बाएं बाजू के जो जेन्युइन लोग होते हैं वो मगरबी ममालिक में अभी भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, मफाद परस्त हैं, ज़्यादातर बहुत कम लोग आपको मिलते हैं। तो वहाँ वो जो हमायत उनको मिली थी इस बात पे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ था अमेरिका में, उसके बाद एक बहुत बड़ा मामला खड़ा हो गया था। ट्रंप के हारने की एक वजह है वो, ट्रंप ने उस वक्त जो स्याफाम अमरीकी हैं काले, उनको नाराज़ कर दिया। ट्रंप ने उस वक्त जो दूसरे लोग थे, जो अमेरिकन, सफ़ेद अमेरिकन जो नहीं थे सफ़ेद फार्म, उनके अलावा बाकियों को नाराज़ कर दिया। वो वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वो सारे लोग ज़्यादा परसेंटेज में वोट डालते हैं। उन्होंने वोट डाले, जो बाइडन को फ़ायदा हुआ, वो जीत गया। लेकिन जो बाइडन की मकबूलियत अभी तक कम नहीं हुई। हाँ, ये जो मामला है यहाँ पे जो बाइडन ने डंडी मारी है, वो हमेशा इसराइल के दिफा के हक़ की बात करते रहे हैं। उन्होंने ये बात ही नहीं की कि फ़लस्तीनियों का भी कोई हक़ है। हालांकि जंगबंदी के अंदर अमेरिका ने, वो क्लेम करते हैं, रोल प्ले किया है, कुछ और मुल्कों ने किया है। रूस और चीन का दबाव बहुत था, इसमें पाकिस्तान और तुर्की ने रोल प्ले किया है। दीगर जगहों से दबाव आया था, मिस्र का बड़ा अहम किरदार था, कतर का बड़ा अहम किरदार था, तो ये जंगबंदी हो गई। लेकिन जो बाइडन ने आखिर तक ये कहा कि इसराइल को दिफा का हक़ उसका जो है वो मौजूद है उसका, और वो ये हक़ रखता है, इसके लिए वो बम फेंक रहा है तो ठीक है। लेकिन जो बाइडन ने अब ये महसूस किया है, और ये अखबारात में लिखा जा रहा है, इवन BBC की पूरी एक रिपोर्ट आई है, दीगर अखबारात ये लिख रहे हैं कि जो बाइडन पे शदीद दबाव है कि उसकी मकबूलियत में कमी हो रही है, क्योंकि उसको ऐसे लोगों ने मुंतखब किया था जो जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सामने आए थे, जो इसराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते, टेक्निकली नहीं खड़े हो सकते, वो हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। और एक ड्रामाई तब्दीली रिपोर्ट हुई है अमेरिका के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कि तब्दीली है क्या। ये एक मिस्टर जॉन जोग्बी हैं, जिन्होंने बड़े लंबे अरसे तक, यानी कई दहाइयों तक, अवामी रायमा के हवाले से अमेरिका का जायज़ा लिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक ड्रामाई तब्दीली आ गई है अमेरिका के अंदर, और ये तब्दीली ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स के अंदर आई है, और ये तब्दीली टेक्टोनिक है। टेक्टोनिक मीन जैसे कोई जल्जला आ जाता है, कोई टेक्टिक प्लेट्स आपकी ज़मीन के अंदर हिल जाती हैं तो जल्जला आता है। उन्होंने इसकी मिसाल दी है कि बहुत तेज़ी से ये तब्दीली आई है, और ये तब्दीली डेमोक्रेट्स के अंदर ज़्यादा आई है। और वो आने की वजह यह है कि ये बाएं बाजू की हमायत हासिल कर रहे थे। अब तब्दीली क्या है कि नौजवान नस्ल के अंदर ज़्यादातर लोगों की राय तब्दील हुई, और वो आज इसराइल के साथ नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए इस बात के ऊपर कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ना किया जाए। अब वो वाली जो एक क्लास है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है जो फ़लस्तीनियों का साथ दे रही है, और वो लोग जो इसराइलियों का साथ देते थे उनकी तादाद में लगातार कमी हो रही है। ये बात भांप रहे हैं डेमोक्रेट्स, और इससे मकबूलियत को नुकसान पहुंच रहा है अमरीकी सदर जो बाइडन को। तो जो बाइडन ने, एक तो ये आपके सामने करारदाद आ गई, अब डिस्कशन होगी वहाँ, और डिस्कशन के बाद फैसला होगा। ज़्यादा इम्कान आते हैं कि इसराइल को असला मिल जाएगा, जब बहुत कम है कि शायद ना मिले। लेकिन डिस्कशन होना खुद यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वो तो अमेरिका को कंट्रोल करते थे, अब अमेरिकन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हालात बदल रहे हैं। जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दुनिया भर के अखबारात में छपा, NDTV के अंदर ये छपा है, स्काई न्यूज़ से मेरे पास मौजूद है, रॉयटर्स से मौजूद है, और इसके अलावा जेरूशलम पोस्ट और दीगर तमाम अखबारात के अंदर छपा है। जो बाइडन ने कहा क्या है? जो बाइडन ने 2 रियासती हल पेश कर दिया है इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन। उसने कहा कि इस मसले का दूसरा ऐसा कोई हल नहीं है कि जहां 2 आज़ाद रियासतें बना दी जाएं जो मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ अपने अपनी ज़िंदगी गुजारें। यही पाकिस्तान कहता है, यही तुर्की कहता है, यही अरब ममालिक कहते हैं। मामला सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद का है कि इसराइल कितना ले लेगा और फ़लस्तीन कितना ले लेगा, और ये मामला हल हो सकता है। लेकिन जो बाइडन ने इस तरफ ये जो स्टेटमेंट दिया है, डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं रहा था।
डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को तस्लीम कर रहा था, फ़लस्तीन से तो बात ही नहीं करते थे, और यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, जो एक आलमी हल तजवीज़ किया गया है इसराइल और फ़लस्तीन का, पहले वो ज़हन में रखें। वो ये है कि फ़लस्तीनियों की अपनी सरज़मीन होगी, इसराइलियों की अपनी सरज़मीन होगी। वो दोनों अपने अपने इलाकों में रहेंगे, नई बस्तियां नहीं बसाई जाएंगी। जो फ़लस्तीनी जहां रहते हैं उनको बेघर नहीं किया जाएगा, और वहां पे फ़लस्तीन मौजूद होगा। जो इसराइलियों का इलाका, वहां इसराइल मौजूद होगा। इनकी बाउंड्रीज होंगी, एक दूसरे के इलाकों के अंदर वीज़ा के बगैर नहीं जा पाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि यरूशलेम के मामले के ऊपर एक बड़ा कन्फ्लिक्ट था, तो उसका आलमी सतह पे जो हल निकाला गया था वो ये था कि यरूशलेम को एक शेयर्ड कैपिटल बना दिया जाए, यानी एक ऐसा दारुल हुकूमत जो इसराइल का भी हो और फ़लस्तीन का भी हो। यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होता है, और इसको कैसे करना है इस हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। किस जगह का कंट्रोल किसके पास होगा, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। और क्योंकि मुसलमान तमाम नबियों को मानते हैं, तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, और यहूदी जो है वो कुछ पर रखते हैं, कुछ पर नहीं रखते, ईसाइयों का भी ऐसे ही है। तो बहुत सारे जो अंबिया इकराम हैं उनकी वहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं। तो किसके कंट्रोल में क्या होगा, उसको कैसे देखा जाएगा, उसका निज़ाम कैसे चलेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, यही वो झगड़ा है जिसको दुनिया को सुलझाना है। तो जो बाइडन ने ये वाला हल पेश किया है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है कि अब इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि अमेरिकन्स कल तक इसराइलियों के साथ खड़े थे, मसला चलता भी रहता तो खैर था, लेकिन आज अमेरिकन्स खड़े हो गए हैं जाकर यहूदियों के खिलाफ, और वो खड़े हो गए मुसलमानों के साथ। तो अब इस मसले को लपेट दो, ख़त्म कर दो हमेशा के लिए, इससे पहले कि मुसलमानों के हमायतियों की तादाद में इजाफा होता चला जाए, और उसका नुकसान डेमोक्रेट्स को हो या जो बाइडन को हो। अच्छा, 2 रियासती मनसूबा तो दे दिया उसने, लेकिन उसके साथ साथ जो बाइडन ने यह भी कहा है कि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो मेरा मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली मेरी नहीं आएगी। अब ये जो सारा कुछ हुआ, इसके पीछे कुछ एहतजाज हैं जो अमेरिका में अब तक लगातार हो रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले तक लंदन के अंदर तारीखी नौइयत के एहतजाज हुए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में। बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं लंदन में, जो सेंट्रल लंदन है वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं कि सड़कें हर तरफ से भर गई हैं, वहाँ का निज़ाम मफलूज हो गया है। इतनी बड़ी तादाद में लंदन में कभी लोग अपने हुकूक के लिए शायद नहीं निकले, जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं किसके लिए, फ़लस्तीन के लिए। लोग निकल रहे हैं इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़। तो एक दबाव वहाँ भी है बरतानिया में, एक दबाव फ्रांस में भी है, एक दबाव जर्मनी में भी है, यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों के अंदर दबाव है, अमेरिका के अंदर दबाव है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर वक्त कभी नहीं आएगा। बैठकर फ़लस्तीन को अलग करें, इसराइल को अलग करें, ताकि उसका जो मंसूबा है कि उसने ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसको जितना देर तक हो सके हम रोक कर रखें, और जितना ज़्यादा हो सके उसका नुकसान करें, क्योंकि हमें अपने आप को डिफेंड हर हाल में करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो पूरी होंगी, लेकिन हमारा मकसद और हमारा रास्ता मुज़ामत का है, टकराव का है, क्योंकि जब भी कोई मुसलमानों पे जुल्म करेगा रोकने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और यही हमारा जिहाद है। चाहे मैं यहाँ बोल के करूँ, चाहे आप इसको सुन के करें, चाहे आप सोशल मीडिया पे लिख कर करें, चाहे आप बाहर निकल के एहतजाज करें, चाहे आप इसके ऊपर जाके प्रोटेस्ट करें, चाहे आप इस लड़ाई के अंदर अमली तौर पे शामिल होने की कैपेसिटी में हो, माली तौर पे कर लें, जिस्मानी तौर पे कर लें, कुछ भी है, कहीं भी आप बैठे हैं, अगर आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो आप इसका हिस्सा हैं। तो जितना हो सके इस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए मुसलमानों को हर हाल में। तो वो इसराइल जो कल तक दंदनाता था आज अकेला पड़ रहा है। देखिए, उसको कमज़ोर आप नहीं समझ सकते, लेकिन जब वो अकेला हो रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, उसका एतमाद ख़त्म हो रहा है। यही मौका है ज़रब लगाने का। मुसलमान चढ़ जाएं, आगे बढ़ें, दोबारा OIC को बुलाएं, दोबारा UN में जाएं, और इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करके फ़लस्तीनियों को उनका हक़ लेकर दें, और मस्जिद अक्सा के दरवाजे हम सब के लिए खोलें। अल्लाह करे कि जब अगले साल हमें मौका मिले हम कहीं उम्रा करने के लिए जाएं, जहां हम खाना काबा जाते हैं, जहां मस्जिद नबी जाते हैं, वहां मस्जिद अक्सा भी जाएं। अल्लाह करे ऐसा मौका है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।